नमस्कार दोस्तों, एके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 के मानव भूगोल का इकाई 3 अध्याय 7, जिसका नाम है परिवहन एवं संचार। परिवहन का अर्थ है आने जाने से है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक क्रियाकलापों और बाजार का किसी एक ही स्थान पर पाया जाना दुर्लभ होता है। परिवहन, संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को जोड़ते हैं। विशाल उत्पादन और विनिमय की प्रणाली अत्यंत जटिल होती है। प्रत्येक प्रादेशिक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके लिए वहाँ आदर्श दशाएं उपलब्ध होती हैं। ऐसी वस्तुओं का आपार विनिमय परिवहन और संचार पर निर्भर करता है। इसी प्रकार जीवन का स्तर व जीवन की गुणवत्ता भी दक्ष परिवहन है। संचार एवं व्यापार पर निर्भर करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में परिवहन और संचार के साधन एक ही थे, परंतु आज दोनों ने सुस्पष्ट और विशेषीकृत स्वरूप प्राप्त कर लिया है। परिवहन योजक और वाहक उपलब्ध कराता है जिनके माध्यम से व्यापार संभव होता है। परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं, जिसमें मनुष्यों और पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा गमनागमन स्थल जल एवं वायु में होता है। सड़कें और रेलमार्ग स्थलीय परिवहन का भाग है, जबकि नौ परिवहन तथा जलमार्ग एवं वायुमार्ग परिवहन के अन्य दो प्रकार हैं। पाइपलाइन पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल अवस्था में अयस्कों जैसे पदार्थों का परिवहन करती है। इसके अतिरिक्त परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग है। इसके अंतर्गत परिवहन मार्गों, लोगों और वस्तुओं के वहन हेतु गाड़ियों, मार्गों, रखरखाव और लदान उतराव वितरण का निपटान करने के लिए संस्थाओं का समावेश किया जाता है। प्रत्येक देश ने प्रतिरक्षा उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार से परिवहन का विकास किया जाता है। दक्ष संचार व्यवस्था से मुक्त, आश्वासित एवं तीव्रगामी परिवहन प्रकीर्ण लोगों के बीच सहयोग एवं एकता को प्रोन्नत करता है। परिवहन जाल क्या है? अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। परिवहन विधाएं परिवहन की विधाएं विश्व परिवहन की प्रमुख विधाएं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन। इनका प्रयोग अंतरप्रादेशिक और अंतरप्रादेशिक परिवहन के लिए किया जाता है और पाइपलाइन को छोड़कर प्रत्येक यात्रियों और माल दोनों का वहन करता है। किसी विधा की समर्थकता या सार्थकता परिवहन की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के प्रकार, परिवहन की लागतों और उपलब्ध विधा पर निर्भर करती है। वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचालन और निपटान भारवाही जलयानों द्वारा किया जाता है।
कम दूरी एवं एक घर से दूसरे घर की सेवाएं प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ता एवं तीव्रगामी है। किसी देश के भीतर स्थूल पदार्थों के विशाल परिमाण को लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए रेल सर्वाधिक अनुकूल साधन है। उच्च मूल्य वाली हल्की तथा नाशवान वस्तुओं का वायुमार्गों द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ परिवहन हेतु वायु यातायात अच्छी विधि है। एक सुप्रबंधित परिवहन तंत्र में ये विभिन्न विधाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। सड़क परिवहन अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकांश संचालन स्थल पर होता है। आरंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक थे। क्या आपने किसी भी दुल्हन को डोली पालकी से 4 व्यक्तियों द्वारा ले जाते हुए देखा है? बाद के वर्षों में पशुओं का उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाने लगा। आपने कभी खच्चरों, घोड़ों और ऊँटों को ग्रामीण क्षेत्रों में सामान ढोते हुए देखा है? पहिए के आविष्कार के साथ गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया है। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। संभवतः सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटटन और डार्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ और उसके बाद से ये रेलमार्ग 19वीं शताब्दी में परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्रतम प्रकार बन गए। रेल मार्गों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त महाद्वीपीय क्षेत्रों को वाणिज्यिक, अन्य कृषि, खनन और विनिर्माण के लिए खोल दिया। अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में रज्जुमार्ग का तार गाड़ियाँ यहाँ पर दिखाया गया है वाले परिवहन यहाँ पर वाहनों जैसे कार, ट्रक इत्यादि के संदर्भ में सड़क परिवहन के क्रांति ला दी। स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइनों, राजमार्गों और तार मार्गों को रखा जाता है। तरल पदार्थ जैसे खनिज तेल, जल, अवमल और नाली मल का परिवहन पाइपलाइनों द्वारा किया जाता है। रेल मार्ग, समुद्री पोत, बजरी नौकाएं, मोटर ट्रक और पाइपलाइनें बड़े मालवाहक हैं। सामान्यतः मानवकुली बोझा ढोने वाले पशु गाड़ियाँ अथवा माल डिब्बे जैसे पुराने और प्रारंभिक रूप परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन हैं, जबकि बड़े मालवाही सस्ते पड़ते हैं। विशाल देशों के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले आधुनिक जलमार्गों और वाहकों को संपूरकता प्रदान करने में इसका बहुत महत्व है। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में आज मानवकुलियों और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन है। बोझा ढोने वाले पशु यहाँ पर हम पढ़ेंगे बोझा ढोने वाले पशु। घोड़ा का प्रयोग पश्चिमी देशों में भी भारवाही पशुओं के रूप में किया जाता है। कुत्तों और रेंडियरों का प्रयोग उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और साइबेरिया के
हिमाच्छादित मैदानों के स्लेज को खींचने के लिए किया जाता है। पर्वतीय प्रदेशों और खच्चरों को वरीयता दी जाती है, जबकि ऊँटी का प्रयोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में कारवाहों संचालों में किया जाता है। भारत में बैलों का प्रयोग छकड़ों को खींचने में किया जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है यूथोपिया के गांव तेफकी में घोड़ा गाड़ी। यहाँ पर दिखाया गया है किस प्रकार जो है खींच रहा है। छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। कच्ची सड़कें यद्यपि निर्माण की दृष्टि से सरल होती है, सभी वस्तुओं से प्रभावी व प्रयोग योग्य नहीं होती है। वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते हैं और यहाँ तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा एवं बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में रेल मार्गों के साथ ऊंचा भराव और रेल परिवहन सेवाओं का रखरखाव एक प्रभावी साधन है, किंतु रेल मार्ग छोटे होने के कारण विशाल और विकासशील देशों की आवश्यकताओं को कम लागत पर पूरा नहीं कर पाते। इस प्रकार सड़कें किसी भी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकसित एवं विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, क्योंकि सड़कों के निर्माण व उसके रखरखाव पर भारी खर्च आता है। विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सर्वत्र पाई जाती हैं और तीव्रगामी संचलन के लिए मोटर मार्गों, ऑटो वाहन, अंतर्राज्यीय राजमार्गों के द्वारा लंबी दूरियों को जोड़ती है। भारी बोझ ढोने वाली बड़े आकार व शक्ति वाली लारियां एक सामान्य बात है, परंतु दुर्भाग्य से विश्व का सड़क तंत्र भली प्रकार विकसित नहीं हो पाया। विश्व के कुल मोटर वाहन चलाते योग्य सड़कों की लंबाई जो है 150 लाख किलोमीटर है, जिनका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। यह तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि विश्व में सड़कों के विकास में प्रादेशिक राजमार्ग अंतर्राष्ट्रीय एवं महाद्वीपीय स्तर पर समानता के स्थान पर असमान वितरण पाया जाता है। यातायात प्रवाह पिछले कुछ वर्षों में सड़कों पर यातायात के नाटकीय वृद्धि हुई। जब सड़क तंत्र यातायात की ज़रूरतों के अनुरूप विकसित न हो पाए तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाता है। नगरों की सड़कों पर दीर्घकालीन संकुलता बढ़ जाती है पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संकुलता पाई जाती है। यातायात के शीर्ष और गर्त सड़कों पर दिन के विशेष समय पर देखे जा सकते हैं। उदाहरण, काम के समय से पहले और बाद में
विश्व के अधिकांश नगर सड़कों पर पाई जाने वाली यातायात संकुलता की समस्या का सामना कर रहे हैं। बेहतर कल के लिए इन पंक्तियों पर विचार कीजिए। नगरीय परिवहन समाधान: उच्चतर पार्किंग शुल्क, सामूहिक शीघ्र संरचना, एमआरटी, सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार, परिवहन के द्रुत मार्ग। महामार्ग: महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुलों, फ्लाईओवरों और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पतन नगर महानगरों द्वारा जुड़े हुए हैं, जो है महामार्गों। ये महामार्ग दिखाए गए हैं। कहाँ की है ये भी देख लेते हैं। भारत में है। धर्मावर्म में टूनी राष्ट्रीय महामार्ग है। टूनी राष्ट्रीय महामार्ग। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है और जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर तय स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर पूर्वी में अटलांटिक महासागरीय तट पर स्थित महानगरों से भली भांति जुड़े हुए हैं। इस प्रकार उत्तर में कनाडा के नगर दक्षिण के मैक्सिको के नगर से जुड़ा है। ट्रांस कनाडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित जो है न्यूफाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। और अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एकारेज से जोड़ता है। निर्माणाधीन पान अमेरिकन महामार्ग जिसके अधिकांश भाग का निर्माण किया जा चुका है के द्वारा दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा भी आपस में जुड़ पाएंगे। यूरोप के वाहनों की बहुत विशाल संख्या तथा महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है, परंतु महामार्गों को रेल मार्गों एवं जल मार्गों के साथ कड़ी प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता है। रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है, जिसकी धुरी मॉस्को है। महत्वपूर्ण मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करती है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने रेल मार्ग हैं। चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। उदाहरण ये शांसो यानी कि वियतनाम सीमा के समीप, शंघाई यानी मध्य चीन, ग्वांगजाओ यानी दक्षिण एवं बीजिंग उत्तर को परस्पर जोड़ते हैं।
एक नवीन महामार्ग तिब्बत क्षेत्र में चेंगडू को ल्हासा से जोड़ता है। भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज अथवा द्रुत मार्गों द्वारा प्रमुख महानगरों नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद को जोड़ने की योजना है। अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जीरियस को गुयाना या कोनार्की से जोड़ता है। इसी प्रकार कैरो केप टाउन से जुड़ा हुआ है। सीमावर्ती सड़कें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रायः सभी देशों में गांवों एवं सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें पाई जाती हैं। रेल मार्ग लंबी दूरी तक स्थूल वस्तुओं यात्रियों के स्थल परिवहन की विद्या है। रेल लाइनों की चौड़ाई प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है, जिन्हें सामान्यतः बड़ी 1.5 से अधिक मीटर से अधिक मानक यानी कि 1.44 या 44 मीटर लाइन 1 मीटर और छोटी लाइन्स में वर्गीकृत किया जाता है। मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है। दैनिक आवागमन की रेलें ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। ये दैनिक गाड़ियाँ नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को ले जाती और ले आती हैं। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं। यहाँ पर रेल मार्ग दिखाया गया है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। ये है वियना के ट्यूब रेल। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें सबसे अधिकांश दोहरे अथवा बहुमार्गी हैं। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। औद्योगिक प्रदेश विश्व के कुछ सर्वाधिक घनत्वों का प्रदर्शन करते हैं। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और वर्सा महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं। इंग्लैंड में स्थित यूरोटनल ग्रुप द्वारा परिचालित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। महाद्वीप पारीय रेल मार्ग, वायु मार्गों और सड़क मार्गों के अपेक्षाकृत लोचदार तंत्रों की तुलना में अपना महत्व खोते जा रहे हैं। यूराल के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रूस में रेल मार्गों के द्वारा देश के कुल वहन की भूमिका लगभग 90% भाग प्रबंधित होता है। मॉस्को रेलवे का पूर्व महत्वपूर्ण मुख्यालय है, जहां देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र विभिन्न मार्गों में प्रमुख लाइनें विकृत होती हैं। मॉस्को में भूमिगत रेल मार्ग और दैनिक आवागमन की गाड़ियां भी महत्वपूर्ण हैं। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र हैं,
जो विशाल के कुछ रेल मार्गों का लगभग 40% है। सड़कें विपरीत यूरोप के अनेक देशों में रेल मार्गों का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षाकृत अधिक लंबी के स्थूल पदार्थों जैसे जैसे अयस्क अयस्क अनाज, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी आदि के परिवहन हेतु अधिक होता है। सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्वी मध्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उससे संलग्न कनाडा के उच्च औद्योगिक एक नगरीय प्रदेश में पाया जाता है। कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में है और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वितरित है, जहां महाद्वीपीय पारीय रेलमार्गों के द्वारा गेहूं, कोयले के भार के अधिकांश भाग का परिवहन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग हैं, जिसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया रेलमार्ग पर्थ से सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। न्यूजीलैंड में रेलमार्ग मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं, जो कृषि क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। दक्षिणी अमेरिका में रेलमार्ग 2 प्रदेशों में सघन हैं, जिनके नाम अर्जेंटीना के पंपास तथा ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादक प्रदेश हैं। ये दोनों प्रदेशों में दक्षिणी अमेरिका के कुल रेल मार्गों का 40% भाग पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका के शेष में केवल चिली एकमात्र ऐसा देश है जहां महत्वपूर्ण लंबाई के रेल मार्ग हैं, जो तटीय केंद्रों को आंतरिक क्षेत्रों में स्थित खनन स्थल से जोड़ते हैं। पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में छोटे एकल मार्ग वाली रेल लाइनें पाई जाती हैं, जो पत्तनों को आंतरिक क्षेत्रों के साथ अंतर जोड़कर योजकों के लिए जोड़ते हैं योजकों के बिना जोड़ते हैं। यहाँ केवल एक महाद्वीप पारीय रेलमार्ग है, जो एंडीज पर्वतों को पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। उस्पलाटा दर्रे से गुजरता हुआ ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के वालपैराइजो से मिलता है। एशिया के जापान, चीन और भारत के सघन बसे हुए क्षेत्रों रेलमार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है। अन्य देशों में अपेक्षाकृत कम रेलमार्ग बने हैं। विस्तृत मरुस्थल और विरल जनसंख्या के प्रदेशों के कारण रेल सुविधाओं का न्यूनतम विकास हुआ है। क्या आप जानते हैं? यहाँ पर कुछ दिया गया है। ट्रेन टू टाइबेट दूसरा विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका में 40,000 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग हैं, जिनमें से सोने, हीरे, सांद्रण और तांबा खनन क्रियाकलापों के कारण अकेले दक्षिण भारत में 18,000 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग हैं। महाद्वीप के प्रमुख रेलमार्ग वेनेजुएला रेलमार्ग, जो अंगोला से कटंगा, जाम्बिया तांबे की पेटी से होकर जाता है। तंजानिया रेलमार्ग जाम्बिया ताम्र पेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम तक है। तीसरा है बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से होते हुए रेलमार्ग, जो स्थलरुद्ध राज्यों को दक्षिण अफ्रीका रेल तंत्र से जोड़ता है और दक्षिणी अफ्रीका गणतंत्र में केपटाउन के प्रिटोरिया तक ब्लू ट्रेन
अन्य स्थानों पर जैसे अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, केन्या और इथियोपिया में रेल मार्ग पतन नगरों को आंतरिक केंद्रों से जोड़ते हैं, परंतु अन्य देशों के साथ अच्छे रेल तंत्र की रचना नहीं करते। परम महाद्वीपीय रेल मार्ग। परम महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इनके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। पार साइबेरियन रेल मार्ग। रूस का यह प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग के से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, नोवोसिबिर्स्क, चिता और खबरोवस्क से होता हुआ जाता है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा यानी कि 9,322 किलोमीटर दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत परम महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ा है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वतों, ओब और एनिसी नदियों से गुजरता है। चिता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र और इरकुत्स्क एक पर केंद्र है। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं, जैसे ओडेसा यूक्रेन में है, कैस्पियन तट पर बालू, ताशकंद यानी कि उज्बेकिस्तान, उलकटोर यानी मंगोलिया, रोनयांग मंदेकन में है, चीन की बीजिंग की ओर। पार कैनेडियन रेल मार्ग। कनाडा की यह 7,050 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूर्व में हैलिफैक्स के आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कलगरी से होती हुई पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्य के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। बाद के वर्षों में क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश को पेरी प्रदेश की गेहूं मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश से जोड़ने के कारण रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया। इस प्रकार इन प्रदेशों में से प्रत्येक दूसरे का संपूरक बन गया। विनिपेग और थंडर खाड़ी तक एक समृद्ध मार्ग इस रेल लाइन को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजमार्गों में से एक से गेहूं और मांस इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्यात हैं। यह लाइन कनाडा की आर्थिक धमनी है। संघ और प्रशांत रेल मार्ग। यह रेल लाइन अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगस्टन और सैक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलती हुई इस मार्ग। यहाँ पर पार साइबेरियन रेल मार्ग दिखाया गया है।
ये रहा रूस। और यहाँ से ये मार्ग यहाँ पर दिखाया गया है, एक अटलांटिक महासागर से होते हुए यहाँ पर साइबेरियन मार्ग दिखाया गया है। यहाँ पर छोटे छोटे मार्ग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दूसरा मार्ग है, पार कैनेडियन रेल मार्ग यहाँ पर दिखाया गया है। पार कैनेडियन रेल मार्ग यहाँ पर है। द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात अयस्क अनाज, कागज़, रसायन और मशीनरी है। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल लाइन पश्चिमी तट पर पर्थ से आरंभ होकर गुरली, ब्रोकन हिल और पोर्ट ऑगस्टा से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व को जाती है। एक अन्य उत्तर दक्षिण लाइन एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है और आगे इसे डार्विन बिरदुम लाइन से जोड़ा जाता है। ओरिएंटा एक्सप्रेस। यह लाइन पेरिस से स्ट्रासबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इसका एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 घंटे रह गया है। इस रेलमार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सूअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी है। इस्तांबुल को बैंकॉक वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ने वाली एशियाई रेलवे का भी निर्माण का प्रस्ताव है। जल परिवहन। जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है, इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। महासागर का एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनमें विभिन्न आकार के जहाज चल सकते हैं। आवश्यकता केवल दोनों छोरों का पतन सुविधाएं प्रदान करने की है। यह पतन बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि यह जल घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत की अपेक्षाकृत कम होती है। जल परिवहन को समुद्री मार्गों और आंतरिक जलमार्गों में विभक्त किया जाता है। यहाँ पर जो है जल मार्ग दिखाया गया है, ऑस्ट्रेलिया परम महाद्वीपीय रेल मार्ग, जल मार्ग नहीं, रेल मार्ग दिखाया गया है। समुद्री मार्ग। महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनकी कोई रखरखाव की लागत नहीं होती है। समुद्री जहाज़ों द्वारा महासागरों का मार्गों में रूपांतरण मनुष्य की पर्यावरण के साथ अनुकूल की महत्वपूर्ण घटना है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप
तक स्थूल पदार्थों की लंबी दूरियों तक समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक पोत रडार, बेतार के तार अन्य नौपरिवहन संबंधी सुविधाओं से लैस होते हैं। शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए प्रशीतन कोष्ठक या टैंकरों और विशेषीकृत जहाज़ों ने नौभार के परिवहन को उन्नत बना दिया। कंटेनरों के प्रयोग से विश्व के प्रमुख पत्तनों पर नौभार के निपटान को सरल बना दिया है। महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग। प्रमुख समुद्री मार्गों को चित्र 7.9 में दर्शाया गया है। निम्नलिखित पृष्ठों में सभी महत्वपूर्ण मार्गों की विवेचना की गई है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित के दो प्रदेशों उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व का सबसे 1/4 विदेश व्यापार इस मार्ग द्वारा परिवहित होता है, इसलिए यह विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग है। दूसरे अर्थों में इसे बृहद टंक राजमार्ग कहा जाता है। दोनों तटों पर पतन और पोतश्रय की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं। भूमध्य हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग विश्व की प्राचीनतम के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है और किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों की सेवाएं प्रदान करता है। पोर्ट सईद अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर इस मार्ग का महत्वपूर्ण पत्तनों में से कुछ हैं। उत्तमास अंतरीप से होकर जाने वाले आरंभिक मार्ग की तुलना में सुएज नहर के निर्माण से दूरी और समय अत्यधिक कमी हो गई है। उत्तमासा अंतरीप समुद्री मार्ग। यह व्यापारिक मार्ग अत्यधिक औद्योगिक पश्चिमी यूरोपीय प्रदेशों को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक कृषि तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ता है। सुएज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग लिवर और कोलंबो को जोड़ता है, जो सुएज नहर से 6,400 किलोमीटर लंबा था। सोना, हीरे, तांबा, टीन, मूंगफली, गिरी का तेल, कहवा और फलों जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण दोनों पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच व्यापार की मात्रा और यातायात में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर प्रमुख समुद्री मार्ग और समुद्री पतन दिखाए गए हैं। ये सब रेल मार्ग हैं, समुद्री मार्ग हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। ये सब मार्ग हैं जो डॉट डॉट लाइन में दिए गए हैं, सब समुद्री मार्ग हैं। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अटलांटिक महासागर के पार यह एक अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीका देशों को दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलता है। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम। केवल दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, प्लाटा, ज्वारनदमुख और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में
बड़े पैमानों पर औद्योगिकरण हुआ। रायो डी जैनेरो और केप टाउन के बीच मार्ग पर भी यातायात बहुत कम है, क्योंकि दोनों दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में एक जैसा उत्पाद संसाधन है। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग विस्तृत। उत्तरी प्रशांत महासागर के आर पार व्यापार अनेक मार्गों द्वारा संचालित होता है, जो होनोलुलु में मिलते हैं। बृहद वृत्त पर स्थित सीधा मार्ग वैंकूवर और योकोहामा को जोड़ता है और यात्रा की दूरी को कम करके आधा कर देता है। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को एशिया के पत्तनों से जोड़ा जाता है। ये वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सान फ्रांसिस्को यानी अमेरिका की ओर और योकोहामा, कोलंबो, शंघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर एशिया की ओर। दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में प्रकीर्णित द्वीपों से मिलता है। इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। पनामा और सिडनी के बीच तय की गई दूरी 12,000 किलोमीटर है। होनोलुलु इस मार्ग का महत्वपूर्ण पतन है। तटीय नौ परिवहन यह स्पष्ट है कि जल परिवहन एक सस्ता साधन है, जबकि सामुद्रिक मार्ग विभिन्न देशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तटवर्ती और परिवहन लंबी तटरेखा वाले देशों के लिए सुगम विधि है, उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत। यूरोप में शेंगेन देशों में स्थित तटीय नौ परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त है, जो एक सदस्य देश को दूसरे सदस्य के देश के तट से जोड़ता है। यदि तटवर्ती नौ परिवहन का भली प्रकार से विकास किया जाए तो इसके द्वारा स्थल मार्गों पर होने वाली यातायात भीड़ को कम किया जा सकता है। नौ परिवहन नहरी सुएज और पनामा की ऐसी महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित नौवहन नहरें अथवा जलमार्ग, जो पूर्वी एवं पश्चिमी विश्व दोनों के लिए ही प्रवेश द्वार का काम करती है। सुएज नहरें इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज के मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है तथा लिवरपूल एवं कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तमांतरिप मार्ग की तुलना में घटाता है। यह जलबंधकों से रहित समुद्री सतह के बराबर नहर है, जो लगभग 160 किलोमीटर लंबी है, 11 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं तथा उन्हें इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है। बताया गया है ये सुएज नहर है।
अत्यधिक यात्री यो माल कर होने के कारण कुछ जलयान जिसके लिए समय की देरी महत्वपूर्ण नहीं है, अपेक्षाकृत लंबे परंतु सस्ते उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग के द्वारा आवागमन किया जाता है। एक रेल मार्ग इस नहर के सहारे सोज तक जाता है और फिर इस्माइलिया के एक शाखा कैरो को जाती है। नील नदी से नौगम में ताज़ा पानी की नहर भी सुएज नहर इस्माइलिया में मिलती है, जिससे पोर्ट सईद और सुएज नगरों को ताज़े पानी की आपूर्ति की जाती है। पनामा नहर यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागरों से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जलमध्यमध्य के आर पार पनामा नगर कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया, जिसने दोनों ही ओर 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर इसे नहर मॉडल के नाम से नाम दिया। नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी जो 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र तथा जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जलबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाई की समुद्र सतह यानी 26 मीटर से ऊपर नीचे को पार करते हैं।